3,92,200 रुपए का। इनके साथ मामला तो हमारे तय हो चुके हैं। ये जो एक पे डन हुआ था, एक पे डन हुआ था ना। पैसे किस चीज़ के मांग रहे थे? नहीं सर, ऐसा कभी कभी जिंदगी में नहीं लिया। नहीं, गवर्नमेंट तनख्वाह दे रहे, क्यों मांगेंगे? खुदा की उस पर लानत होगी हुकूमत की तनख्वाह के बावजूद बैठ के रिश्वत लेता होगा। ऐसा ही है ना? जरा मेरे साथ मिलकर लानत भेजें उस आदमी पे। अल्लाह की लानत हो सर। हाँ, किस पे? जो रिश्वत ले रहा है। तो आपने आज तक ये काम कभी नहीं किया? नहीं सर। ये दांत निकालने की बात थी। परेशान कर रहे हैं। ये किस चीज़ की तनख्वाह थी? किसकी थी? नायब कासिद की। तुम्हें शर्म आई नायब कासिद से 1 लाख रुपए की रिश्वत वसूल करते हुए? गिरा हुआ महसूस नहीं किया नायब कासिद के नीचे अपने आप को? आपने इससे पहले इनकी कोई कंप्लेन आप तक पहुंची? हाँ बिल्कुल पहुँचे, उनको सर्जरिश भी की हुई है। हराम है जो कोई हलाल काम भी हराम खोरी के बगैर हो जाए। हो ही नहीं सकता कि रिश्वत दिए बगैर कोई शरीफ आदमी मुल्क के सरकारी इदारों से अपना जायज काम भी करवा सके। मुमकिन ही नहीं कि मुट्ठी गर्म किए बगैर किसी के हाथ से कोई अपना हक वसूल कर सके। कोई महकमा हो, काम की नौइयत कुछ भी हो, सामने वाला शैतान नजर आता हो या फरिश्ता, हुलिया सड़क छापों वाला हो या फिर बंदा मुकम्मल दीनदार दिखता हो, बस अगर उसके नीचे सरकारी कुर्सी, हाथ में सरकारी कलम और इख्तियार में किसी का हक रोकने या देने की ताकत है, तो बस पैसे लिए बगैर वो किसी का कोई काम नहीं करने वाला। अवामी डीलिंग का कौन सा ऐसा इदारा है टीम सरेआम ने जिसकी करप्शन बेनकाब नहीं की? किस सतह का सरकारी अफसर है जिसकी बदउनवानी की कहानी हमने आपको सरेआम नहीं दिखाई? लेकिन इन लोगों को हराम की ऐसी लत लगी है कि कोई खौफ, कोई डर, कोई अंदेशा इनकी हराम खोरी को रोक नहीं सकता। जिन लोगों को अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का खौफ ना हो कि रिश्वत लेने और देने वाले दोनों जहन्नुमी हैं, जिन्हें इस बात का डर ना हो कि दोनों जहानों के खालिक का 24/7 कैमरा उन पर मरकूज है, उन्हें भला मीडिया के कैमरों का क्या खौफ हो सकता है? यही वजह है कि ये रिश्वतखोर, बेहिस और बेज़मीर अफसरान रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद भी ढटाई और बेहयाई से बाज नहीं आते। इन बदउनवान शैतानों की आंखों में नदामत और लहजे में शर्म की जरा सी भी झलक दिखाई नहीं देती। रिश्वतखोरी के अपने नंगे सबूत देखने के बावजूद ये हथियार डालने की बजाय हाथ उठाने और जबान चलाने पर उतर आते हैं। अपने आप को कंट्रोल रखो। सर ये देखो। क्या है आप? मैं हूँ नाज़िमाबाद, असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद है। वो मुझे देख के ही समझ जाते कि इस अफसर की इतनी पर्सनलिटी नहीं कि इसको ना दिया जाए। पैसे किस चीज के ले रहे हैं? गाली दे रहे हो? गाली दे रहा हूँ। क्यों गाली दे रहे हैं आप? अरे मैं मारो कुछ चीज उठा के। एक मिनट अभी करें अपने अभी करें। अभी तुम्हारे पास केस करूंगा। अभी करें। चीफ सेक्रेटरी सीएम के यहाँ कहूँगा। क्या आप आम बेचते हैं? जाहिर सी बात है, तो जितना आप हुआ उसको वापस रिटर्न तो करेंगे ना मुझे पैसे। पैसे रिटर्न तो करेंगे ना। ये तो अंडरस्टूड बात है। यूं तो हर सरकारी इदारे का अल्लाह ही हाफिज है, लेकिन तसव्वुर कीजिए सरकार का वो इदारा जिसका काम ही पैसों का लेन देन हो, वहां भला रिश्वत के लेन देन के बगैर कोई काम कैसे हो सकता है?
सरकार का वो दफ्तर जहां से जिले भर के सरकारी अफसरान और एहलकारों की तनख्वाहें जारी होती हों, पेंशन्स रिलीज होती हों, सरकारी ठेकों के पैसों के चेक इशू किए जाते हों, वहां भला ये कैसे मुमकिन है कि अकाउंट्स ऑफिस या ट्रेजरी के अफसरान अपना हिस्सा रखे बगैर किसी को पैसे या चेक इशू कर दें? यूं तो शायद मुल्क के हर जिले के डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस या ट्रेजरी ऑफिस में रिश्वत सतानी का ऐसा ही बाजार गर्म है, लेकिन टीम सरेआम को सिंध के जिला मीरपुर खास के डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस से पै दर पै ऐसी पक्की खबरें मौसूल हो रही थी कि यहाँ कोई भी पेमेंट 30% रिश्वत वसूल किए बगैर जारी नहीं की जाती। किसी बेवा की पेंशन हो, किसी यतीम की डिसीज्ड कोटे की तनख्वाहें हो, किसी गरीब की रिटायरमेंट की रकम हो या फिर किसी ठेकेदार के काम का सरकारी मुआवजा, कोई भी चेक बनाने, उसे अप्रूव करवाने और पेमेंट रिलीज करवाने पर कुल रकम का 30% बतौर रिश्वत वसूल करना मीरपुर खास का डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस अपना हक समझता था। और जो कोई रिश्वत की ये भारी परसेंटेज अदा करने से इनकार करता, उसे अपने हक हलाल के पैसों के लिए इतना जलील किया जाता कि उसके पास इन्हें रिश्वत देने के सिवा कोई चारा न बचता। मीरपुर खास के ट्रेजरी ऑफिस का ऑडिटर बशीर अहमद पूरे डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस की ईमा पर 30% की वसूली करता था और रिश्वत की रकम अपने सरकारी दफ्तर में बैठकर इस दीदा दलेरी से वसूल करता था जैसे वो किसी सरकारी दफ्तर में नहीं, दूध दही की दुकान पर बैठकर लस्सी के पैसे वसूल कर रहा हूँ। तो मुझे ये 30% का बता दें, मैं अभी फिर निकलता हूँ। ये जो एक पे डन हुआ था, एक पे डन हुआ था ना, ये गिने सब गिने। पेंशन्स, एरियर्स, ठेकों के मुआवजों या रिटायरमेंट की मद में मिलने वाली रकम 1000 हो, 1 लाख हो या फिर 1 करोड़, इस रकम को इशू करने से पहले कुल रकम का 30% फिक्ही उसूल या कानूनी दफा समझकर वसूल किया जाता था। और ये रिश्वत देने वाले बामरे मजबूरी ऐसा करते थे क्योंकि दूसरी सूरत में उनकी रकम महीनों तो क्या सालों तक फाइलों के तकनीकी मसाइल तले दबी रहती। ये लोग रिश्वत देने के बाद किसी इदारे या अफसर के पास शिकायत लेकर भी नहीं जाते थे, इसलिए कि ठेकेदार की अगली पेमेंट, पेंशनर्स की अगली पेंशन, रिटायरमेंट फंड मिलने के बाद पेंशन्स और एरियर्स की अगली किस्तें उन्हें इसी डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस से मिलना थी और ये रकम इन्हीं अकाउंट्स ऑफिसर्स ने इशू करना थी। तो अगर ऊपर तक मुलव्वस आला अफसरान तक कोई शिकायत लेकर जाने की जसारत करने का सोचता भी तो समझे वो अपनी आइंदा रकम से हाथ धो बैठता। इसलिए ये सब लोग 30% रिश्वत को तकदीर का लिखा समझकर अदा करते रहते और ये रिश्वतखोर अफसरान इस रिश्वत को अपनी तनख्वाह और मुराद का हिस्सा समझकर बेझिझक और बेधड़क होकर वसूल करते रहते। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस मीरपुर खास में 30% की भत्ता वसूली की कंफर्म खबरें हमारे पास मौजूद थी, लेकिन इन खबरों को सबूतों में तब्दील करने के लिए रिश्वत देने वाला कोई भी शख्स इन लोगों के खिलाफ सबूत रिकॉर्ड करने पर तैयार नहीं था, क्योंकि उसे आइंदा भी यहाँ से पैसे वसूल करने थे। और हम खुद मीरपुर खास के ट्रेजरी ऑफिस के इन रिश्वतखोर अफसरान की रिश्वत लेने की खुफिया वीडियो तब तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे जब तक हमने ऑफिशियली मीरपुर खास के डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिस से कोई रकम वसूल ना करना होती। तभी तो ये राशि अफसरान हमसे उस रकम का 30% बतौर रिश्वत देने का मुतालबा करते। ऐसे में एक नौजवान इन रिश्वतखोर अफसरान के खिलाफ मैदान में आया, जिसकी 21 महीने की रुकी हुई तनख्वाहों की अदायगी ट्रेजरी ऑफिस को करना थी। ये रकम 3 लाख कुछ हजार बनती थी और इस रकम को इशू करने के लिए ट्रेजरी ऑफिस मीरपुर खास के ऑडिटर बशीर अहमद ने इस नौजवान से 30% रिश्वत के हिसाब से 1 लाख रुपए का मुतालबा कर रखा था कि 1 लाख ले आओ और अपनी रकम का चेक ले जाओ। इस गरीब और यतीम नौजवान को इसके वालिद के इंतकाल के बाद उनकी जगह पर महकमा तालीम में नायब कासिद की नौकरी मिली थी। ये बेचारा भला अकाउंट्स ऑफिस वालों को रिश्वत देने के लिए इतनी खतीर रकम कहां से लाता। अकाउंट्स ऑफिस वालों का उसूल था कि कुल रकम का 30% ये रकम का चेक इशू करने से पहले ही यानी एडवांस में वसूल करते थे,
क्योंकि एक बार किसी को पैसे या चेक इशू हो गया तो बाद में उससे रिश्वत वसूल करना जरा मुश्किल हो जाता। लोग तब तक ही पकड़ धकड़ कर रिश्वत देते हैं जब तक उनका काम किसी दफ्तर या अफसर के पास फंसा हुआ हो। इस यतीम और लाचार नौजवान की 21 महीने की तनख्वाह इसे इसलिए नहीं मिल पाई थी कि इसके पास एडवांस में रिश्वत देने की सकत नहीं थी। इस दौरान इसकी बहन की शादी भी थी, लेकिन लाख मन्नत समाजत के बावजूद रिश्वत लिए बगैर इसकी 21 महीने की तनख्वाह रिलीज करने से साफ इनकार कर दिया गया था। हर तरफ से मायूस होकर इस नायब कासिद नौजवान ने खुद टीम सरेआम से राबिता किया और हमने इसे इसका हक दिलाने के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस के रिश्वतखोर अफसरान को बेनकाब करने का फैसला किया। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस मीरपुर खास के ऑडिटर बशीर अहमद को मांगी गई रिश्वत की 1 लाख की रकम में से 30,000 रुपए की अदायगी के लिए टीम सरेआम का नुमाइंदा नौजवान नायब कासिद जुनेद के साथ गया और ऑडिटर मीरपुर खास बशीर अहमद ने बेझिझक होकर सरेआम 30,000 रुपए वसूल कर लिए। हमने रिश्वत की कुछ रकम अदा करके बाकी रकम इसलिए रोक ली थी कि जिस दिन हम कैमरों के साथ मीरपुर खास के अकाउंट्स ऑफिस पहुंचे, बाकी की रकम अदा करने के बहाने हमारा नुमाइंदा इस ऑफिसर से मुलाकात करके इसकी अपने दफ्तर में मौजूदगी की तस्दीक कर सके। कुछ दूसरे प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग्स की वजह से हमारा नुमाइंदा इस रिश्वतखोर ऑफिसर को पकड़ने वादा की हुई तारीख पर नहीं पहुंचा, तो इसने नायब कासिद जुनेद को दफ्तर बुलाकर रिश्वत की पहली किस्त 30,000 धमकी देते हुए वापस कर दी कि अब मैं देखता हूं कि तुम्हें तुम्हारे 21 महीने की तनख्वाह कैसे मिलती है। मजबूरन अगले रोज नायब कासिद का बड़ा और सपोर्टर बनकर हमारे दूसरे नुमाइंदे को इस राल टपकाते रिश्वतखोर अफसर के पास जाना पड़ा। हमारे नुमाइंदे ने इससे पूछा कि बताइए हमारे लिए क्या हुक्म है, तो इसका कहना था कि हमारी डीलिंग फाइनल हो चुकी है और मैं रिश्वत की रकम यानी 1 लाख रुपए का बता चुका हूँ। ये जनाब खैरियत सही, ये मेरा भतीजा भी है, ठीक है, बना हुआ। तो ये जावेद भाई को हमने फॉर्म दी थी, मैं तो ट्रांसपोर्ट का काम है ना मेरा, ठीक है ना। अब इसको तो मैंने दे दिए कुछ पैसे कि ये इसने बोला था बिल पास होगा तो फिर मैं दे दूँगा। तो साईं यार इसका कुछ करें यार, कर दें बच्चे को, इसकी शादी, इसके घर पे भी शादी है। या आपने मेरा था जावेद को वापस कर दिया था ना यार, करने के लिए तैयार हूँ। हाँ उसमें ये जो अमाउंट है ये बड़ा ठीक है, 4 लाख का अमाउंट। और उसके अलावा जो साहब हमारे को उसकी बच्ची का शादी वो चले गए कराची। यार देखें मेरी बात सुने, आप हफ्ता लगे, 15 दिन लगे, 2 महीने लगे, ये आप रखें, जो भी 30% है वो रखें। मैं इसको आधे पैसे मैंने दे दिए हैं, आधे मैं और दे रहा हूँ ताकि इसका मसला हल हो जाए। मैंने इनको ज़मीनी हक़ाइक़ जो बताए, हाँ ठीक, जो अफसर जो है अलग 3 अफसर है यहाँ, ठीक है। तो जो है ना वो क्या मामला क्या आ रहा है? मामला ये है कि हम जो भी ये खुल के बात करें, कोई ऐसा टेंशन ये नहीं जो है। पावर है वो हम 1.5 लाख तक कर सकते हैं, ठीक है, ये 4 लाख का, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये हम भेजेंगे कराची परमिशन के लिए, भेज दें, ठीक है, भेज दें, वो हम भेज देंगे। ठीक है। अभी ये कि जून क्लोजिंग हो रही है, ठीक है, जो बंदा हमारा दोस्त है वहाँ, ठीक है, उसका भी उस सेक्शन से हो गया तबादला, ठीक है, ठीक है। अभी देखते कौन बैठता है। चन्ना साहब कोई बैठे ना बैठे ये आपको कराना है, इंशाल्लाह करवाएंगे, करवाएंगे, ठीक है ना। अब मुझे इसका परसेंट बता दें तो इसमें टोटल कितना खर्चा आ जाएगा? वो तो बता दिए। ये है 3,92,200 रुपये का, 283। इसका वो लगाए ना कैलकुलेटर में। नहीं वो तो असल में क्या है कि उनके साथ मामला तो हमारे तय हो गए। हमारे नुमाइंदे ने ऑडिटर मीरपुर खास बशीर अहमद का गुस्सा ठंडा करते हुए उसे 45,000 रुपए नकद रिश्वत दी, जबकि बाकी की रकम अगले रोज देने का वादा किया। तो मुझे ये 30% का बता दें, मैं अभी फिर निकलता हूँ। फिर ये आपसे ये बच्चा राब्ता करेगा, मैं नहीं आऊँगा। ये तो एक पे डन हुआ था, एक पे डन हुआ था ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको 50 अभी दे रहा हूँ, ठीक है। और बाकी जो है ना ये बच्चा आपको दे के जाएगा जुमेरात में, ठीक है। ये गिना सब गिना।
अगले रोज अपने बाप के फौत हो जाने के बाद उसकी जगह नौकरी पाने वाले यतीम और इंतहाई गरीब नायब कासिद ने बशीर अहमद को इस धमकी के बाद उसे 60,000 का चेक दिया कि अगर उसे आज रिश्वत ना मिली तो वो उसकी 21 महीने की तनख्वाह की फाइल इतनी बिगाड़ देगा कि उसे आइंदा ये रकम कभी नहीं मिल पाएगी। इन साहब को मैंने 60,000 रुपए दिए और इन्होंने वो भी बहन की शादी में वो कर दिए, ठीक है ना। अभी आपको ये चेक दे रहे हैं 60,000 का, क्योंकि 5,000 मैंने इन पे दंड डाला है। बेटा साइन करो और इनको दे दो। तो यार ये 30% कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ थोड़ा सा नीचे लाए तो मैं तो यकीन करो कि जो है वो एक तो ब्रोकर नहीं है, हैबिचुअल नहीं है, ऐसा मोलाई लोग उसी दोस्ती में बोल रहा हूँ मैं। आपके जो काम है उनपे कहते हैं कि फिर इसलिए पता मशहूर हो जाता है। यहाँ पे हालात ऐसे ऐसा ऐसे लोग अल्लाह उनको हिदायत दे। जी जी। और मुझे यहाँ आते हुए तकरीबन 3 महीने हो गए, 60 एप्लीकेशन मेरे खिलाफ, कोई कमिश्नर के पास, कोई डीसी के पास, इतना तंग आ गया है। ऑडिटर डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस बशीर अहमद की रिश्वतखोरी के सबूत हमारे पास खुफिया रिकॉर्डिंग्स की शक्ल में आ चुके थे। ये हकीकत भी वाज़ेह हो चुकी थी कि मीरपुर खास के ट्रेजरी ऑफिस से कोई भी रकम 30% रिश्वत लिए बगैर इशू नहीं की जाती। अब वो मरहला था कि हम मीरपुर खास पहुंचे और इस बदउनवान अफसर का मुहासबा करें। 1 लाख रुपए बतौर रिश्वत देने के बाद नायब कासिद जुनेद को ट्रेजरी ऑफिस की जानिब से सर्विस बुक भी इशू की जानी थी। सो इसी बहाने से मुलाकात के लिए जुनेद के साथ टीम सरेआम का नुमाइंदा अकाउंट्स ऑफिस में बशीर अहमद से मिलने पहुंचा और इस बात की तस्दीक कर लेने के बाद कि यह राशि अफसर अपनी कुर्सी पर मौजूद है, हम कैमरों के साथ कमिश्नर ऑफिस मीरपुर खास के इहाते में मौजूद डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस में दाखिल हुए। सरकारी दफ्तरों में इतने सारे करप्ट लोग मौजूद होते हैं कि अब हम जैसे ही किसी सरकारी दफ्तर में दाखिल होते हैं हमें हर दूसरे चेहरे पर इज़्तिराब और परेशानी नजर आती है। चोर की दाढ़ी में तिनका के मिस्दाक इन लोगों को शायद ऐसा लगता है कि इनकी कोई करप्शन पकड़ी गई है। जब हम बशीर अहमद के दफ्तर में दाखिल हुए तो वो भी इब्तिदाई तौर पर तो हमें देखकर घबराया, लेकिन फिर उसने जल्द ही खुद को संभाल लिया। क्या है जनाब? ठीक से बशीर साहब, आप किधर गए? मिल गई सर्विस बुक बेटा? सर्विस बुक तो ज़रा मंगवाएं बच्ची की। किसकी सर? इसकी। अभी पैसे किस चीज़ के मांग रहे थे? मैंने तो मांगे नहीं पैसे। कभी नहीं लिए? किसी से नहीं लिए? नहीं सर। कभी ऐसे कभी मजाक में ले लिया हो? नहीं सर। ऐसे कोई उधार ही ले लिया उसी दफ्तर में बैठ के आपने? कभी कभी ज़िंदगी में नहीं लिया? नहीं सर। और ना मांगे हैं? नहीं सर। गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही, क्यों मांगेंगे सर? सही बात है ना, गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है तो बहुत ही लानती आदमी होगा, बदबख्त और बेगैरत होगा। खुदा की उस पर लानत होगी जो हुकूमत की तनख्वाह के बावजूद बैठ के रिश्वत लेता होगा। ऐसा ही है ना जी? जरा मेरे साथ मिलकर लानत भेजें उस आदमी पे रिश्वत। बिल्कुल सर। कहना लानत उस आदमी पे जो तनख्वाह के बावजूद रिश्वत लेता है। सही बात नहीं कहना सर, दोहरा दे ना कि अल्लाह की लानत उस आदमी पे जो हुकूमत से तनख्वाह मिलने के बावजूद रिश्वत लेता है। सही बात है। जुमला दोहरा देंगे बहुत मुश्किल। अल्लाह की लानत हो सर। हाँ, किस पे? जो रिश्वत ले रहा है तनख्वाह मिलने के बावजूद। जी हाँ जी। रिश्वत लेने की अपनी वीडियोस देखने के बाद इसकी सारी की सारी होशियारी धरी की धरी रह गई थी। अब इसके पास ना तो कोई जवाब था और ना ही मजीद दांत निकालने की कोई वजह। रिश्वतखोरी की अपनी खुफिया रिकॉर्डिंग्स देखने के बाद इसकी हालत ऐसे हो गई थी जैसे कोई बल्ब जलते जलते एकदम फ्यूज हो जाए। लोगों के मुआशी मफादात अकाउंट्स ऑफिस से इस तरह वाबस्ता होते हैं कि सरकारी अकाउंट्स ऑफिस वाले लोग कभी ये तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि कोई उन्हें यूं भी पकड़वा सकता है। तो आपने आज तक ये काम कभी नहीं किया? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आप गलत बयानी कर रहे हुए तो? मैं क्यों करूँगा सर गलत बयानी? आपको क्या लगता है हम कराची से यहाँ चल के क्यों आगे होंगे? पता नहीं सर, मुझे मालूम नहीं है। आप क्यों आए? कोई वजह होगी ना? आपको
आपके नॉलेज में होगा। मैं इसलिए आया हूँ कि आप रिश्वत ले रहे हैं। अच्छा अच्छा जी, और ये मुस्कुराने की बात नहीं है, शर्म से डूब बनने की बात है। ये दांत निकालने की बात नहीं है। परेशान कर रहे हैं। हाँ, नहीं वो सब मसला नहीं है। यानी एक गरीब नायब कासिद जो है, आप उसकी तनख्वाह रिलीज करते हुए भी 30% लिए बगैर जो है उसको नहीं जाने देते। हमने तो लिए ही नहीं किसी से। तो कभी पैसे नहीं लिए आपने? नहीं, किसी से। लाइन से जरा दिखाइए। तो इसमें टोटल कितना खर्चा आ जाएगा? वो तो पता दिएगा। ये है 3,92,200 रुपए का। 283 इसका वो लगाए ना कैलकुलेटर में। नहीं वो तो असल में क्या है कि उनके साथ मामला तो हमारे तय हो गए। आपके अफसर कौन है यहाँ पे ट्रेजरी ऑफिस में? ज़हीरुद्दीन शेख साहब। ज़हीरुद्दीन शेख साहब क्या है वो? लियो है हमारे। कहाँ बैठते हैं? अपने ऑफिस में हम। तो मुझे ये 30% का बता दें, मैं अभी फिर निकलता हूँ। ये तो एक पे डन हुआ था। एक पे डन हुआ था ना। बड़े इंतजार। ये गिने सब गिने। खुदा की लानत और रिश्वत लेने वाले पे कहिए ना जरा एक बार फिर। खुदा की लानत और रिश्वत लेने वाले पे क्या सही? आप कह रहे हैं सर। आप भी कहिए ना साथ मिलके। मैं भी कर रहा हूँ खुदा की लानत। और फिर रिश्वत ले भी रहे हो। किस चीज के पैसे ले रहे हैं? अब बताएं ना, आप तनख्वाह नहीं मिलती आपको? और दांत निकाल रहे थे भी कुछ देर पहले आप, ये मजाक था आपके ख्याल में? और ये एक बार नहीं, अभी आपको ये चेक दे रहे हैं 60,000 का। मुझे यहाँ आते हुए तकरीबन 3 महीने हो गए। 60 एप्लीकेशन मेरे खिलाफ। कोई कमिश्नर के पास, कोई डीसी के पास। मैं इतना तंग आ गया हूँ। किस लिए ये सीट है, किस लिए ये इख्तियार है, किस लिए आपको तनख्वाह मिलती है? सफ़ेद साफ सुथरे कपड़े बैठ के बड़े बाइज्जत बन के यहाँ पे बैठे हुए हैं, और रिश्वतखोर लानती इंसान है आप। अभी आप ही ने खुद ही कहा, लानत लानत अल्लाह ताला की उस इंसान पे जो रिश्वत लेता है। आपकी मर्जी नहीं, आप बताइए, झुटलाएं। आप कहते हैं गलत कह रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, गलत वीडियो। आपको पूरा मौका दे रहा हूँ मैं पूरी दुनिया के सामने, आपके सामने माइक है, कैमरा, आप कहते हैं झुटला दें। आप कहें जी आप गलत बयानी कर रहे हैं, कहें मैं सामने, मुझे अगर आप झूठा कहते हैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। हिम्मत पैदा करें ना। क्या सही है? इतना ही कहते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये वीडियो गलत है, कुछ तो बोल दो। आप सही है मेरे। आप क्यों सही नहीं होते? हम भी सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्यों सही नहीं हो रहे? क्या मसला है? कम तनख्वाह मिल रही है? कितनी तनख्वाह मिलती है? क्या क्या पे स्केल है आपका? मेरा 16 ग्रेड है। क्या 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 तनख्वाह मिलती है? तनख्वाह 60,000 समथिंग। इज्जत की ज़िंदगी गुजारना चाहे इंसान तो बड़ी आसानी से गुजार सकता है। ये नहीं गुजार सकता। सही बात है। और कोई एक पेमेंट यहाँ 30% की रिश्वत लिए बगैर क्लियर नहीं करता। जब आपने नायब कासिद गरीब को नहीं छोड़ा तो आप बाकी पेमेंट्स किस तरह छोड़ते होंगे? ये एक नायब कासिद था जिसकी तनख्वाह थी 3,00,000 रुपये। ये जो केस था आपके साथ पास आया, सही। ये किस चीज़ की तनख्वाह थी? फैमिली थी इसकी। किसकी थी? नायब कासिद की। तुम्हें शर्म आई इस नायब कासिद से 1 लाख रुपए की रिश्वत वसूल करते हुए? ये मैं तब रिलीज करूंगा जब लाख रुपए रिश्वत दोगे। गिरा हुआ महसूस नहीं किया इस नायब कासिद के नीचे अपने आप को? क्या सही? क्यों सही नहीं हो रहा? मसला बताइए, मैं प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बताएं कहाँ पे है प्रॉब्लम? बस अभी चलो मैं मानता हूँ एक बिल्डर था, कोई आपने करोड़ों रुपए की किसी ठेकेदार की पेमेंट करनी थी, उसमें से मार लिया, हक हराम, लानत भेजता हूँ उसके ऊपर। एक नायब कासिद गरीब की किस महीने की रुकी हुई तनख्वाह वो अदा करनी है, उसमें से भी लाख रुपए आप कहते हैं दोगे तो बाकी 3 लाख रुपए रिलीज होंगे। जिंदगी अजाब कर दिया आपने उस नायब कासिद बेचारे, चौथे 4 ग्रेड का बेचारा मुलाजिम। बच्चे हैं आपके?
कितने बच्चे? मेरे 4 बच्चे। 4 बच्चे। आपको ये अंदाज़ा होता है कि आप उनको क्या खिला रहे हैं, हराम की कमाई जब आप लेके जाते हैं घर वापस, या उनकी परवरिश किन पैसों से कर रहे हैं आप? कभी सोचा, उनको देखा कभी? या कभी आपने ये सोचा कि जब वो उनको पता लगेगा मेरा बाप एक नायब कासिद से भी रिश्वत लेता है, उससे भी हरामखोरी करता है, तो क्या इज्जत और औकात रहेगी बच्चों की नज़र में मेरी? आप सोचिए ना, जब ये आपके बच्चे अब देख रहे होंगे, क्या उनकी नज़र में आपकी इज्जत बढ़ेगी कि आपने एक नायब कासिद बेचारे की सैलरी रिलीज़ करने के इवज़ भी पैसे मांगे? जब कहेंगे नहीं बहुत अच्छी बात है बाबा, बड़ा अच्छा काम किया आपने, बहुत अच्छा करते थे आप, हमारी ज़रूरतें ये जो हराम के रिश्वत के पैसों से आप पूरी करते थे, शाबाश है इसका। ऑडिटर बशीर अहमद को लेकर हम असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर आरिफ मीरानी के कमरे में पहुंचे तो वो साफ मुकर गए कि ये शख्स मेरे मातहत आता ही नहीं। हालांकि बाद में डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर ने हमें बताया कि बशीर अहमद एडीओ आरिफ मीरानी के ही मातहत है और इस बात को मौसूफ ने खुद भी तस्लीम किया। इजाज़त है सर? अस्सलाम वालेकुम। आइए सर, आपके इसमें ग्रामी ये ऑडिटर साहब आपके ज़ेर इंतज़ाम आते हैं या नहीं किसी तरह से? एक ही है। तो आप इनके सीनियर हैं? अच्छा, मतलब आपका स्केल एक ही है? अच्छा। जब असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आरिफ साहब ने ऑडिटर बशीर अहमद को पकड़े जाने के बाद अपनाने से इनकार कर दिया तो हम जिले के सबसे बड़े अकाउंट्स ऑफिसर यानी डीओ के दफ्तर पहुंचे। जाहिर है उनके दफ्तर में हमारे दाखिले की खबर हमसे पहले पहुंच चुकी थी। उसूलन तो ये चाहिए था कि वो खुद तशरीफ लाने की जहमत गवारा करते कि मेरे दफ्तर में ये सब क्या हो रहा है, या किसी को भिजवा कर ही हमसे मालूम कर लेते कि मीडिया टीम क्यों आई है और उनके ज़ेरे इंतजाम डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस में कैसा हंगामा हो रहा है। लेकिन उन्होंने ऐसा करने की बजाय गालिबन अपने मेज पर ढेर सारी फाइलें और कागज बखेरने को तरजीह दी ताकि जब हम उनके कमरे में आए तो वो बता और दिखा सकें कि वो तो हर वक्त काम में मगन रहते हैं, उनका रिश्वतखोरी से क्या लेना देना। रिश्वतखोरी के वाज़ेह सबूतों के साथ बेनकाब होने वाले ऑडिटर को जब इनके सामने लाया गया तो इन्होंने कुछ भी और पूछने से पहले उससे खुद को क्लियर करवाने की कोशिश की, ये पूछकर कि इस मामले में बाकी तो कोई अफसर मुलविस नहीं है ना। मैं कमिन सर? अस्सलाम, आप खैरियत से सर? एक शिकायत आपसे करनी अगर आप इजाज़त दें तो। ये सर आप जानते हैं इन साहब को, ज़ाहिर है आपके मातहत हैं, हर काम के इवज़ 30% तय है सर। तफसीली वीडियो है, मैं सिर्फ इस पर इत्तफा कर रहा हूँ आपको दिखाने पे। एक नायब कासिद की 21 महीने की तनख्वाह रिलीज़ करनी थी, उसके बदले में 1 लाख रुपए की रिश्वत वसूल की। पहली बात है कि कोई ऑफिसर आपसे लेता है इस चीज़ के पैसे या कोई अकेला ले रहा है सर? अच्छा, आपके ख्याल में अकेला ले रहा है? नहीं, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ मेरी भी बात सुन लीजिए ना, मेरा सवाल पहले सुन लीजिए। आपके ख्याल में ये अकेला ले रहा है? आप जिम्मेदार नहीं है यहाँ पे बैठे हुए, आपकी दीवार के साथ बैठा आपका मातहत जो है एक बेचारे नायब कासिद की तनख्वाह रिलीज करने के पैसे ले रहा है और आप उससे सवाल अपने आप को बचाने वाला कर रहे हैं। नहीं, बचाने वाली की बात नहीं, मैं डीओ हूँ इधर का जी, तो मैं उसका इसी वजह से तो पूछ रहा हूँ ना, ये क्या कहानी है भाई, किस चीज़ के पैसे मांगते हैं? इधर मेरी तरफ देख के बात करो, वो क्या, वो तो अब गैर बचाएंगे आपको, वो तो कुछ नहीं होगा आपको अल्टीमेटली, आप बेफिक्र हो जाए, टेंशन नहीं लें। हाँ, एक बात सुने ना जी, मैं थोड़ा एक जो बात कर रहा हूँ ना उसको भी आप सुनने की करें जी। एजुकेशन डील करते हैं ये, ठीक है ना, हमारे पास काम डिस्ट्रीब्यूट है जी। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस में 2 अमला काम कर रहा है, एक एजी सिंध का, दूसरा टीजी साइड का, फाइनेंस डिपार्टमेंट का, और दोनों के दरमियान में काम बटे हुए हैं। एक एडीओ डील करता है, एक डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस के पास जैसे पुलिस है, पीडब्ल्यूडी का काम है, एडीओ के पास फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो हैं उनके पास एजुकेशन है, हेल्थ है, वो, तो ये काम डिस्ट्रीब्यूट करके हम इस तरीके से चला रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन डीओ के पास होती है, ठीक है ना, इनकी पोस्टिंग उनके पास है, तो कंसर्न इनके ऑफिसर है एडीओ साहब, आप उनसे भी थोड़ी राय ले लें कि क्या है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर मीरानी साहब। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर ज़हीरुद्दीन का दावा था कि उन्होंने बशीर अहमद के खिलाफ पहले भी तहरीरी शिकायत महकमे को भिजवा रखी हैं।
जिस पर हमने उनसे कहा कि अगर ऐसा है तो आप हमें वो तहरीरी शिकायत जरूर दिखाइए ताकि वाज़ेह हो सके कि आप वाकई रिश्वतखोरी के इस धंधे की सरपरस्ती नहीं कर रहे। लेकिन आज तक हमें ऐसी कोई तहरीर नहीं मिल सकी। बाकी इनकी जो कंप्लेंट आती रहती है, इनकी रिपोर्ट बनाता रहता हूँ, इनको समझाता भी रहता हूँ, बोलता भी रहता हूँ। अगर ये सही है तो वो थोड़ा। आपने इससे पहले इनकी कोई कंप्लेन आप तक पहुंची? हाँ बिल्कुल पहुँची। इनको सर्जनिश भी की हुई है, जो भी रिटर्न सर्जनिश की हुई है, रिकॉर्ड में क्या हम देख सकते हैं? वो बहुत अच्छा होगा, अच्छा मैसेज है। तो थोड़ा वक्फा कर लो, मैं थोड़ा काम भी सर क्या काम है? ऐसे इस तरह के काम से तो मतलब सर वो ये फरमा रहे हैं कि आपके मातहत हैं ये बराह रास्त। आपको कभी इनकी शिकायत नहीं आई पैसे लेने की? मेरे पास कहाँ आएगी? नहीं, आपके पास कभी शिकायत नहीं आई? नहीं, ये पैसे लेते हैं। हम यानी कमाल ये है कि आपको एक दीवार के उस तरफ शिकायत नहीं आई और हम वहाँ बैठ के हमें इल्हाम हो गया कराची यहाँ से 300 किलोमीटर दूर और हम आ गए इनको सबूतों के साथ पकड़ने के लिए और आप तक ये इत्तला नहीं पहुँची। बड़े बेखबर हैं आपसे और आप बिल्कुल अहल नहीं है कि आप इस नशिस्त पर बैठे माजरत के साथ। यानी अगर आपको एक दीवार के परली तरफ मालूम नहीं हो रहा कि आपका बंदा क्या उसने अंत मचाई हुई है, अंधेर नगरी मचाई हुई है और हमें कराची में पता लग गया कि इसने क्या यहाँ पे तबाही मचाई और किस तरह से लोगों को जलील कर रहा है, हम वहाँ से यहाँ पहुँच गए, सबूतों के साथ बेनकाब कर दिया और आप तक इसकी शिकायत भी नहीं पहुँची। सुभान अल्लाह। तो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई कौन करेगा? सही बड़े हैं हमारे, सही बैठे हैं, कार्रवाई होगी इसके खिलाफ से? तो देखिए एक्शन क्या लेते हैं और वो एक्शन लेंगे बिल्कुल। आपके इख्तियार में इनको मुअत्तल करना कुछ करना? मेरे इख्तियार में मुअत्तल करना नहीं, इनकी रिपोर्ट करना, बस ये करना। रिपोर्ट करना। बशीर अहमद का इत्मीनान, आरिफ मीरानी साहब की बेनियाजी और ज़हीरुद्दीन शेख साहब की सफाइयाँ, ये सब देखने के बाद आप जरा खुद फैसला कीजिए कि क्या हर रकम में से 30% रिश्वत लेने का धंधा ऑडिटर बशीर अहमद अकेला ही चला रहा था? और ये भी अंदाजा लगाइए कि भला बशीर अहमद के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या फिर करप्शन की ये चक्की यूं ही चलती रहेगी और गरीब सरकारी मुलाजमीन इसमें यूं ही पिसते रहेंगे।